नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम 1 to 1 विद तारिक। मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद है बातचीत करने के लिए जिनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश सरकार ने वो कानून बना दिया जिससे 12 साल की लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े, जिनका कार्यकाल अब 19 जनवरी 2019 को समाप्त होने वाला है। अब उनकी आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, वो क्या लोकसभा से, सागर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की ख्वाहिशमंद होंगी, ये तमाम बातें करेंगे आज लता वानखेड़े जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि लता जी, आपका पहला सवाल मैं आपसे करता हूं, अब आपका कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तो क्या सागर संसदीय क्षेत्र से आप हैं टिकट की ख्वाहिशमंद? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। उसी के नाते हम भी चाहते हैं कि हम भी सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। 23 वर्ष की सक्रिय राजनीति हमारी हो चुकी है, इसलिए इस बार हम पूरे दमदारी से सागर लोकसभा से प्रत्याशी होने की, अपने आप को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग संगठन से कर रही हैं आप? बिल्कुल। देखा जाए, क्योंकि सागर जिला और सागर संसदीय क्षेत्र, इसमें भारतीय जनता पार्टी में बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ पे, तो अगर आप जब टिकट मांगने के लिए जाती हैं तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका कद कोई छोटा है। आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, महिला मोर्चा की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष रहीं और बहुत सारे संगठनों में काम किया। तो इस कंपटीशन से निपटने के लिए क्या तैयारी है लता वानखेड़े जी की? बिल्कुल। देखिए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, मैं स्वयं चुनाव समिति में रही हूं और चुनाव समिति का आकलन के जो बिंदु होते हैं वे उससे मैं बाकायदा वाकिफ हूं। मुझे मालूम है कि क्या बिंदु होते हैं, किस बेस पे प्रत्याशी का चयन किया जाता है, और उन बेस को पूरा लेते हुए यदि संगठन मुझे उस लायक समझता है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। तो बेस क्या है? जो होता है, जो हमारा कार्यकर्ता होता है, जो जिसकी पहचान होती है, जो उस सीट को निकालने का मादा रखता है, ऐसे व्यक्तियों को टिकट चुनाव में उतारा जाता है। और यदि संगठन मुझे उस नाते संगठन की नजरों में यदि मैं फिट होती हूँ तो मैं अवश्य प्रत्याशी बनूंगी। तो आप महिला होने के नाते या बलबूते पर आप टिकट मांग रही हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांग रही हूँ। संगठन का काम किया है सालों से, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मैं भी एक उसी नाते चुनाव में मैदान में उतरना चाहती हूँ। तो कंपटीशन से निपटने की क्या तैयारी है फिर? देखिए, कंपटीशन की बात अदर्स पार्टी के साथ होती है। नहीं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में है। जी नहीं, हमारे यहाँ संगठन जो तय करता है। संगठन ने यदि तय कर दिया कि हमें आपको लड़ाना है तो फिर हमारे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। एक बार संगठन ने जिसको तय कर दिया कि इसे हम प्रत्याशी बनाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसको संगठन के साथ आना पड़ता है और काम करना पड़ता है। संगठन के साथ आना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मैं वापस चलता हूँ आपके राज्य महिला आयोग के कार्यकाल की तरफ। राज्य महिला आयोग के कार्यकाल में आपने बहुत बड़ी अनुशंसा ये की कि अगर 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए, और सरकार ने कानून बना दिया आपकी अनुशंसाओं पर। ऐसी कौन सी और अनुशंसाएं रही आपकी जिसके कि आने वाली जो नस्लें हैं या महिलाएं हैं जो जिनको प्रताड़ना होती है तो उनको फायदा मिल सके, वो ये कह सकें कि जब लता वानखेड़े जी थी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तो उन्होंने अनुशंसा की थी? जी हाँ, हमने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1 सैकड़े से भी ज़्यादा अनुशंसाएं की हैं, जिसमें हमने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने में, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। सरकार ऐसी कौन सी नीतियां बनाए कि महिलाओं का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सशक्तिकरण हो। इस दिशा में हमने जितनी चाहे, मतलब जहां, और अनुशंसाओं का जन्म तो पहली बात, हम जब वहां जाते हैं, संबंधित जगहों पर जाते हैं, उस संस्था से संबद्ध जगहों में जाते हैं, वहां पर ओरिजिनलिटी देखते हैं, महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही एक अनुशंसा बनती है। क्योंकि हमने मध्य प्रदेश की जितने भी छात्रावास हैं उसमें हमने निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश में जितने अस्पताल हैं सरकारी, वहाँ हमने निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश की सभी जेलों का हमने निरीक्षण किया है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 पागल खाने हैं, उसका हमने निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश में 2 बालिका संप्रेक्षण गृह है, हमने उसका निरीक्षण किया है। हमने मध्य प्रदेश में महिलाओं से संबद्ध ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ महिला आयोग ने अपनी दस्तखत ना दी हो, और उन
वहाँ जाने के बाद हमने जो वाकई में महिलाओं की स्थिति देखा, उसको देखते हुए हमने अनुशंसाएं की हैं और हमारी अधिकांश अनुशंसाएं सरकार ने मान ली हैं और उनके ऊपर सरकार ने क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। जैसे जेलों में जब हमने महिलाओं की स्थिति देखी तो उन्हें वहाँ बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खास तौर पे हमें जो लगा कि जो गर्भवती महिलाएं थीं उनको भी वही भोजन दिया जाता था जो एक सामान्य महिलाओं को दिया जाता है, प्रसूति महिलाओं को भी वही भोजन दिया जाता था जो सामान्य महिलाओं को। तो हमने अनुशंसा की कि इनके लिए अलग पोषण आहार होना चाहिए, इनका अलग भोजन होना चाहिए। तो तत्काल हमारी उस अनुशंसा को मानते हुए सरकार ने वो सारे प्रबंध वहाँ किए हैं। ऐसी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण अनुशंसा जो हमें लगता है वो हमने की है कि सिजेरियन जो होते हैं तो उस जो हमने देखा कि सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा प्राइवेट अस्पतालों में इनकी संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा के बहुत ज़्यादा। जैसे कि 25% सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन से डिलीवरियां होती हैं तो प्राइवेट अस्पतालों में 75% है उसका। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे पास जब हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत परेशानी है और अस्पताल जाते साथ पहला हमें डरा दिया जाता है कि बच्चे का नाल फंसा हुआ है तो वो पानी डिस्चार्ज हो चुका है, ऐसा सारा कुछ हम लोग को बता के डरा के पहले तो बताया कि नॉर्मल डिलीवरी होना है और फिर बाद में कहा कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमारे पास कोई इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से महिलाओं को और उनके परिजनों को डरा के और उस समय कोई रिस्क लेना नहीं चाहता तो वो मान जाते और ऑपरेशन कराते, जिसका लगभग खर्च 35 से 40 हज़ार रुपये आता है। तो इस तरह जब हमने इन सबको देखा उस बाद फिर हमने एक अनुशंसा की सरकार से कि इस चीज़ को आपको निगरानी में लेना चाहिए और जो भी प्राइवेट अस्पताल 25% से ज़्यादा डिलीवरी करते हैं उनको 10% का हमने और दे दी थी मोहलत कि यदि 35% तक वो करते हैं डिलीवरियाँ सिजेरियन से तो मान्य होगा। उसके बाद यदि वो करते हैं तो उन्हें प्रॉपर कारण देना होगा और उसके बाद यदि वो करते हैं तो फिर उनके खिलाफ हम लोगों ने अनुशंसा की थी कि 2 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हो। तो ये इस हमारी अनुशंसा को केंद्र सरकार ने माननीय मेनका गांधी जी ने जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उन्होंने भी बहुत सराहा और इसको स्वीकार किया कि नहीं ये वाकई ये अनुशंसा बहुत ही अमल में लाए जाने योग्य है। और यहाँ जो मध्य प्रदेश में अभी इसको अमल में तो नहीं लाया गया लेकिन हाँ प्रक्रिया में शामिल हो गई थी, क्योंकि हम अनुशंसा करने के बाद उसका फॉलोअप भी लेते हैं कि हमारी अनुशंसाओं पे कहाँ तक काम हुआ। तो ये हमें लगता है ये अनुशंसा होना चाहिए। हमारे प्रदेश में अभी ये हुई नहीं है लेकिन ये अनुशंसा हमारी मान्य होना चाहिए, इससे काफ़ी लोगों को राहत होगी। और दूसरी हमारी जो मान्य हो चुकी है वो है जो निसंतान दंपत्ति हैं जिनके इश्यूज नहीं होते हैं तो उनको यदि हर कोई चाहता कि उनकी संतान हो, ऐसे लोग जो जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होती है वो टेस्ट ट्यूब प्रणाली से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो हमने मध्य प्रदेश शासन से अनुशंसा की थी कि ऐसे एक योजना बनाई जाए जिसमें निःशुल्क ये सारा हो और उनको हर माँ वह माँ जो निसंतान है जो माँ बनना चाहती है उसको इसका लाभ हो। तो ये तत्काल हमारी स्वीकार की गई और अभी 1-2 केस ऐसे हुए हैं जिसमें उनको लाभ मिला और वो माँ बनने वाली हैं। आप उस दौर में महिला आयोग की अध्यक्ष बनी मध्य प्रदेश की जब महिलाओं के अपराध अपने चरम पर थे, तो उस दौरान जो मान लीजिए कि बलात्कार करके हत्या जैसे कई सारे मामले ऐसे आए हैं मध्य प्रदेश में, तो इन मामलों को कैसे निपटाया है आपने? देखिए, जब हमने अपना कार्यभार संभाला 20 जनवरी 2016 को हम अध्यक्ष बने, उसके बाद हमने 27 तारीख को अपना कार्यभार संभाला। उसके बाद जब हमने आयोग में देखा तो हमें 8000 केस पेंडिंग मिले थे और उन विभिन्न प्रकार के केस, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, ये रैप की घटनाएं, महिलाओं का घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और वुमेन ट्रैफिकिंग की घटनाओं के केस भी हमारे पास थे। ऐसे अनेकों तरह के केस हमारे पास थे। तो सबसे पहले तो हमें लगा चुनौती के रूप में हमने उसको स्वीकार किया। 8000 केस कोई मामूली नहीं होते हैं। और उसके अलावा जब हमारा गठन हुआ उसके बाद हम अध्यक्ष बने, उसके बाद 6 महीने तक हमारे साथ कोई सदस्य नहीं थे, जबकि जब आयोग का ये 6वां गठन था और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अकेला अध्यक्ष बना हो। इस बार एक अकेला अध्यक्ष बना, उसके बाद 6 महीने बाद एक सदस्य बना, उसके बाद 1 साल बाद 4 अन्य सदस्य बने। तो जब वो 6 महीने बाद एक हमारा दूसरा सदस्य बना, उसके बाद ही हमने आयोग की जो प्रक्रिया होती है बेंच लगाने की वो शुरुआत की, क्योंकि बेंच 2 ही लोगों की लगती है, एक व्यक्ति आयोग की सुनवाई नहीं कर सकता। फिर हमने बेंच लगा के और उन प्रकरणों को निपटाना शुरू किया।
हमने मध्य प्रदेश के जिलों अभी तक के बता रही हूँ मैं आपको कि अभी तक हमने लगभग 175 बेंच कर डाली, जिसमें हमने लगभग 14,000 प्रकरण निराकृत किए हैं। पहले तो हमने उन 8 पे फोकस किया जो हमें मिले हुए थे। उन 8 को हमने जैसे भी हो, जो प्रक्रियाएं होती हैं आयोग की, विभिन्न तरह की बेंच होती है, उसमें एक जांच प्रतिवेदन पहले हम मंगाते हैं। तो यदि हमें जांच प्रतिवेदन से हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है ये प्रॉपर इस पर कार्रवाई हो चुकी है, फिर हम उसको बेंच में नहीं लाते। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, उसको न्याय नहीं मिला, इस पर और भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ऐसे प्रकरणों को हम बेंच में लेके आते हैं और हम न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत, क्योंकि महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, न्यायालयीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमने उन प्रकरणों को निपटाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ हमने महिलाओं के विभिन्न प्रकार के शिविर आयोजित किए, हमने उसके साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के निरीक्षण किए। इस तरह हमने मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 2 राउंड तो सभी जिलों में हो चुके हैं। पूरे 51 जिलों में 2 राउंड की बेंच हुई है। उसके अलावा कुछ जिलों में जहां ज्यादा मात्रा में प्रकरण थे, वहां कहीं कहीं 6 से 7 हमारी बेंचें हो चुकी है। अभी सागर में हमारी परसों बेंच थी, वो हमारी 7वीं बेंच थी। इस तरह हमने प्रकरणों के आधार पर और उसके संख्या बल के आधार पर हमने बेंच लगाकर इनका निराकरण किया है। आयोग में रही आप, क्योंकि इससे पहले अगर और पीछे चला जाए, आपके कार्यकालों को देखा जाए, क्योंकि सरपंच भी रही आप और उन सरपंचों में शुमार थी आप जिनको बांग्लादेश में बहुत सशक्त सरपंच, महिला सरपंच का अवार्ड भी मिला। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या काम किया है मध्य प्रदेश में? देखिए, जब हम महिला 95 में हम सबसे पहले पंच बने। हमने ग्राम पंचायत मकरोनिया के एक वार्ड से पंच का चुनाव जीता, जो लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई होती है, सबसे प्रथम इकाई होती है। उसके बाद हमने लगातार 3 बार सरपंच का चुनाव लड़ा। एक बार तो हम महिला आरक्षण से आए और 2 बार हम सामान्य सीट से आए। तो मुझे लगता है ये आरक्षण जो था, ये महिलाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर था, जिसके कारण हम निकले और हमने अपने आप को साबित करके दिखाया और हमने उसमें महिलाओं की स्थिति को देखा। भारत सरकार से 3 महिलाओं को भेजा गया था, एक सांसद, एक विधायक और एक सरपंच भारत से। उसमें हमें एज ए सरपंच हमें बांग्लादेश भेजा गया था, जहां यूएन वुमेन के बैनर तले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर ही पूरा फोकस था और उसी पे हमारी 3 दिन के कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने भाग लिया। और हमने जब हम सरपंच थे, उसके साथ साथ ही हम मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उसमें हमारी जो सबसे पहले प्राथमिकता थी वो ये थी कि जो भी महिलाएं पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, वे स्वयं काम करें। वे स्वयं राजनीतिक मैदान में जब वो खुद हैं तो खुद काम करें। तो हमारा प्रयास वही रहा कि हमने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण उनका हो, इस दिशा में प्रयास किया और बहुत सी महिलाओं को हमने निकाला है। उनके पतियों से हमने 1 to 1 करके बातें करके, और जहां हमें ऐसा लगा कि यहाँ संघर्ष की आवश्यकता इस महिला को बाहर निकाल के काम कराने के लिए, तो वहां हमने वो भी किया। हमने महिलाओं के बहुत बड़े बड़े शिविर लगाए। उसी तारतम्य में महिला सुशासन कार्यक्रम एक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा किया था। उसमें हमें राष्ट्रीय संयोजिका बनाया था महिला सुशासन कार्यक्रम, जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े सम्मेलन करने हैं, उनकी कार्यशालाएं करनी हैं और उनको किस तरह से हम काम करते हैं, हम जिस तरह से बाहर निकले हैं वैसे अन्य महिलाएं भी निकले और वो स्वयं अपना काम करें। इस विषय पर हम लोगों ने संगोष्ठियां की और जहां कुछ ही राज्य से छूटे होंगे, अधिकांश स्टेट्स में हम गए और हमने महिला जनप्रतिनिधि के सम्मेलन करे। उसमें हमें बहुत सफलता मिली। अधिकांश महिला। मैडम, यहाँ पे एक जरा से एक सवाल ये आ रहा कि कोई अनुशंसाएं हो सकती हैं क्या राज्य महिला आयोग से ना हटते हुए, कुछ और भी सरकारी लेवल पर हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं एक सील मोहर बन के रह जाती हैं और उनके पति पूरे काम करते हैं बड़े बड़े पदों पर, जिला पंचायत जैसे पदों के ऊपर महिलाएं चुनी जाती हैं, लेकिन पति सीट पे बैठे हुए मिलते हैं। ज्यादातर, बहुत कम ऐसा होता है, आप जैसी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि वो खुद काम करती हैं, लेकिन ज्यादातर पति काम करते हैं। तो इसके लिए अगर महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को पावरफुल बनाया जा रहा है, तो उसके लिए क्या होना क्या चाहिए? आपका सजेशन क्या होना चाहिए कि किसी भी तरीके से महिला अगर सरपंच बनी है या जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है या और भी कई सारे पद हैं, पार्षद बनी है, तो वो खुद काम करें? बिल्कुल, ये हमने अनुशंसा की है। हमने महिला आयोग में आके, क्योंकि हमने महसूस की थी ये चीज कि महिलाएं नहीं करती, उनको घरों से नहीं करने दिया जाता।
क्योंकि पति का कहना होता है नहीं हम ही करेंगे, आप नहीं निकलेंगे घर से बाहर। वो तो आरक्षण के कारण बना दिया जाता है उनको पंच सरपंच। तो हमने अनुशंसा की है कि सरकार को इसके लिए सख्त होना पड़ेगा, एक कानून लाना पड़ेगा कि जो वाकई में जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वही काम करे, वही मीटिंग्स में जाए, वही अपने सारे काम देखे, और वही महिला जो जनप्रतिनिधि है उसी को सारे अधिकार होना चाहिए, ना कि उसके पति को। तो ये हमने अनुशंसा की है सरकार से कि ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसी नीति बनना चाहिए। तो उस पर अमल हुआ। बीच में आपने पढ़ा होगा, एक कहीं मुझे याद नहीं आ रहा, वहां के कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया था कि यदि उस महिला के कोई प्रतिनिधि यदि आए तो हम उसको निकाल देंगे मीटिंग में से, उसे मीटिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये ऐसा हुआ है तो वो महिला आयोग की अनुशंसा पे हुआ है, और इसके लिए हमारा भरसक प्रयास है। हम आयोग के अध्यक्ष भी इसके बाद नहीं भी रहेंगे तो हमारी एक लड़ाई, हमारी जंग है कि हमें महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज की मानसिक गुलामी से बाहर निकालना है। उसके लिए हमें चाहे कितनी भी जंग लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। मैडम वक्त हो चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद लता वानखेड़े जी से बातचीत जारी रहेगी। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त संस्था सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, DCA और PGDCA कोर्स, लिमिटेड सीटें, आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संस्था में टॉप करने वाले 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को लैपटॉप, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को टैबलेट और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्मार्टफोन से पुरस्कृत किया जाएगा। संस्था में उपलब्ध विशेष सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति के साथ प्रशिक्षण, प्रोजेक्टर क्लासरूम, सर्टिफाइड शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, वातानुकूलित AC क्लासरूम, वाईफाई सुविधा युक्त कैंपस, RO प्यूरिफायर, पीने का पानी, CCTV कैमरा से सुरक्षित क्लासरूम, लाइब्रेरी की सुविधा, साथ ही स्पेशल क्लासेस, CBCT का प्रशिक्षण, इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारा पता है संजय ड्राइव रोड, कनेरा चौराहा, बड़ी अस्पताल के सामने, बागराज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9425139885, 9074626262। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी बातचीत लता वानखेड़े जी से जारी है। लता जी, आपने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए समितियां बनाई। समितियों का क्या काम रहा? क्या इसको तो शायद यूनाइटेड नेशन ने भी सराहा, जैसा कि आप शूट से पहले बता रही थी, तो था क्या ये जो समितियां बनाई, उनका काम क्या रहा? देखिए, मध्य प्रदेश महिला आयोग का जो गठन है, जो पूरा उसका सेटअप है, उसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। और हमने देखा है कि आज महिला आयोग के ऊपर महिलाओं का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि ये एक बहुत ही सुलभ और सरल और सुलभ न्यायिक प्रक्रिया वाला फोरम है। तो जब हमारे पास हमने देखा कि इतने केस, इतना महिलाओं का आना, और ऐसी महिला, हम गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर हम गए हैं, तो हमने जब महिलाओं की स्थिति को देखा कि वो आने में सक्षम नहीं है, वो भोपाल तक नहीं आ सकती। इवन वो किसी गांव की महिला को यदि हम सागर बुलाएं तो वो वहां भी नहीं आ सकती। उसके पास आज भी ये स्थिति है कि उसके पास संसाधन नहीं होते। क्योंकि एक महिला का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, हम छिंदवाड़ा में हमने बेंच लगाई थी, तो एक महिला 30 किलोमीटर दूर पैदल चल के आई थी अपने बच्ची को लेके, और उन्होंने कहा मैडम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टैक्सी या कुछ कर लूं। इस तरीके की जब हमने शुरू में चीजें देखी तो वाकई हमारा दिल दहला, हमें लगा नहीं कुछ करना चाहिए इन महिलाओं के लिए। तब हम जब चूंकि हमने मध्य प्रदेश की हमने लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई से काम किया, तो हमें बहुत सारे अनुभव हमारे पास है, हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी है। तब हमें लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। तब हमने एक नवाचार किया। हमने, चूंकि हमारे एक्ट में समिति बनाने का प्रावधान है, तो हमने समितियां बनाई। हमने 8 समितियां बनाई। सबसे पहले तो हमने जो प्रदेश स्तरीय समितियां बनाई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेके, जो समसामयिक मुद्दे आज बहुत ज़्यादा हमारे समाज में हावी हैं, उनको लेके हमने समितियां बनाई। सबसे पहले तो हमने एक सलाहकार समिति बनाई, और हर समिति में हमने 7 से 8 लोगों को रखा, जो महिला आयोगों को और आगे बढ़ाने के लिए, उनके काम को और प्रशस्त करने के लिए सलाह देती है समय समय पे। ऐसी सलाहकार समिति बनाई। एक हमने दिव्या समिति बनाई कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी के साथ कोई भी अपराध
अपराध घटित होते हैं तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन एक तो पुलिस तो करती ही है, साथ में महिला आयोग ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी जो जाके उस पूरे जो घटना घटी है उस घटना की पूरी जानकारी करके, पूरी जांच करके उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपे। ऐसी हमने एक दिव्या समिति बनाई थी। तीसरी हमने मुक्ति समिति बनाई थी, क्योंकि हमने देखा है कि इधर मंदसौर, नीमच, राजगढ़, इधर एक तरह की प्रथा है, बेड़िया बाछड़ा समाज होता है यहाँ पे, नातरा और झगड़ा प्रथाएं चलती हैं यहाँ। उसमें प्रथाओं के नाम पे महिलाओं का दैहिक शोषण होता है कुल मिला के। तो उन प्रथाओं से जो पीड़ित हैं उन तक हम कैसे पहुंचे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम सरकार से क्या अनुशंसा कर सकते हैं कि हम उनको उस दलदल से निकालें। तो उसके लिए हमने एक मुक्ति समिति बनाई जो हमें पूरी रिपोर्ट लाके देती है और उस रिपोर्ट के आधार पे हमने कई कई अनुशंसाएं उन महिलाओं को उस दलदल से निकालने के लिए की है। उसके बाद हमने एक करुणा समिति बनाई जो महिलाओं की ट्रैफिकिंग होती है, महिलाओं की खरीद फरोख्त होती है, उसके ऊपर काम करने के लिए करुणा समिति बनाई जो हमें समय समय पर उचित मार्गदर्शन देती है और अनुशंसाएं देती है। और हमने हर जिले में आयोग सखी समिति बनाई जिसमें एक जिले में हमारी एक आयोग सखी बनी। हमने मध्य प्रदेश के पूरे 313 ब्लॉकों में आयोग सखी संगीनी बनाई, 313 ब्लॉकों में, और पूरे 313 ब्लॉकों में हमने महिला शक्ति परामर्श केंद्र खोले ताकि एक गांव की साधारण महिला जाके वहां अपनी शिकायत दर्ज करे और उसको प्रॉपर न्याय मिले। उसके अलावा हमने मध्य प्रदेश की 22,800 पंचायतों में महिला शक्ति समिति बनाई जिसमें 5-5 महिलाओं की समिति बनी है जो कलेक्टर के द्वारा हमें बना के दी गई। और चूंकि अभी हमारे पास समय कम था इसलिए हम उनके ट्रेनिंग्स नहीं कर पाए, इसलिए वो समितियां प्रॉपर क्रियाशील अभी नहीं हुई है। यदि थोड़ा और समय होता तो हम उसको क्रियाशील बना देते, लेकिन कुछ जिलों की हुई है, लगभग 15 से 20 जिलों की समिति हमारी क्रियाशील हो गई है और कुछ जिले रह गए हैं। इस तरह हमने 1,14,000 महिलाओं को महिला आयोग से जोड़ा है जो हर पल महिलाओं के लिए उनको उचित न्याय देने के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए खड़ी हुई हैं। मगर इवन हमने एक कवच, महिला आयोग का एक कवच तैयार किया है जो महिलाओं के हितों के लिए है और उनके लिए उनके ऊपर किसी भी तरह के अत्याचार के लिए त्वरित कार्यवाही करने के लिए, उनको शासन प्रशासन की योजनाओं तक पहुंचाने के लिए और उनको हर सुविधा सुलभ फोरम प्रदान करने के लिए वो समितियां काम करती हैं। तो ये समितियां जब हमने बनाई और उसके बाद हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है उनके साथ हमारी एक मीटिंग थी। पूरे देश भर के आयोग वहां आए थे, सारे आयोग आए थे वहां, चाहे वो महिला आयोग हो चाहे बाल आयोग हो। तब हमने हमारा प्रेजेंटेशन था वहां मध्य प्रदेश की तरफ से। हमने जब प्रेजेंटेशन दिया, हमने इन पूरी समितियों का उन्हें जब पूरा बताया तो उन्होंने उसकी बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि मैम आप इसका सोशल एडिट करवाइए ताकि हम इसको पूरे राष्ट्र में, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में इस तरह का मॉडल हम रख सकें और उसको बना सकें। तो ये हमारी अभी प्रक्रिया हमें चल ही रहा था। हमें लगा कि हम नहीं तो हमारे बाद जो भी बनेगा वो उसको आगे बढ़ाएगा। अभी भी जो बनेंगे हम उनसे एक दिन अपनी मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये हमने जो किया है, इसके माध्यम से हमारी जो टीम थी 1,14,000 की जो टीम थी उसके माध्यम से हमने विशेष कार्यक्रम चलाए। सशक्त नारी महायज्ञ हमारा एक कार्यक्रम था, उसमें हमने 5 आयाम लिए जिसकी आज आवश्यकता है। आज महिलाओं के साथ जो इतना कुछ घटित हो रहा है और हम समाज का जो विकृत रूप देखा है हमने, महिला आयोग में आने के बाद हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, हमने समाज का ऐसा रूप देखा है कि हमारी रूह कांपी है। तब हमने बहुत सारे डिसीजन हमने इसलिए लिए और हमें उसके सकारात्मक परिणाम मिले। कोई मध्य प्रदेश का एक ऐसा कोई किस्सा जो या निकला हो वाकया जो आपके सामने से जिसने दिल दहला दिया है कोई? बताती हूँ आपको। फिर हमने जो सशक्त नारी महायज्ञ कार्यक्रम के 5 आयाम हमने किए, उसमें हमारा पहला आयाम था समझदार बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें हमने एक समझदार बेटी समझाओ ये जोड़ा। समझदार बेटी कार्यक्रम स्कूलों में जाके हमने बेटियों को कैसे रहना चाहिए, उनको अपने आप को कैसे सुदृढ़ बनाना है, उनको अपने आप को कैसे सशक्त बनाना है, इस दिशा में हमने काम किया। दूसरा हमारा आयाम था कुप्रथाएं बंद करो, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं तो ये कुप्रथाओं के कारण होती है। तीसरा हमारा था लैंगिक समानता, बेटा बेटी में जो गांव में और अन्य क्षेत्रों में जो भेदभाव होता उसको खत्म करने हेतु। और चौथा हमारा था ट्रू पेरेंटिंग, बच्चों की सही दिशा में परवरिश कैसे हो, हमारी जो नई पौध हो वो तैयार हो तो वो उनके अंदर
हर महिला के प्रति सम्मान हो, उनके अंदर ममतत्व हो, ताकि वो जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम आगे रोक सकें। और 5वां हमारा था नारी सशक्तिकरण, जिसमें हमने सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी उनकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने का हमने काम किया है। तीसरा, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था पर्यावरण संरक्षण, जिसमें मध्य प्रदेश महिला आयोग ने 1,14,000 पौधे रोपे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर हमने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया था, जिसमें रैलियों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में हमने ये किया है। और जहां तक मैं आपको बताऊं, जिसने मेरा दिल दहलाया है, उस कहानी को मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। उज्जैन में हमारी एक बेंच जब लगी थी, तो वहां एक बेटी आई हमारे पास, थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से मतलब उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी उस परिवार की। इंदौर की बेटी थी वो, और उज्जैन में उसकी शादी हुई थी। तो कुछ दिन तो अच्छा चला। जब उसकी बिटिया हुई, उस बिटिया हुई, जब उसने बेटी को जन्म दिया, बस उसी दिन से प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ उस बच्ची के साथ। उसे इतनी प्रताड़ना, सिर्फ बेटी हुई इसलिए उस बेटी को इतनी प्रताड़ना दी गई कि जब उसने प्रताड़ना बताई तो हम लोग तो दहल गए। हम क्या, पूरा कोर्ट दहल गया। हमारे कोर्ट में जो लोग बैठे थे, उसने कहा मैम बच्ची को मुझे दूध नहीं पिलाने देते, मुझे खाने पीने की चीजें, मतलब डिलीवरी हुई उसके दूसरे दिन से शुरू हो गया प्रताड़ना का आलम। उसके बाद उस बच्ची को, एक तो उसको खाना नहीं देते, ऊपर से उस ससुर ने क्या किया, जब वो बच्ची 1.5 वर्ष की हुई तो उसके ससुर ने उसको शावर के नीचे, ठंड के दिनों में शावर के नीचे ठंडे पानी में खड़ा करके बाहर से कुंदी लगा दी उसकी वो छोटी सी बिटिया को। उसके बाद उसने जब उसने देखा कि इस तरीके से अब तो मेरी बेटी को मारने के पीछे पड़ गए हैं, तो वो अपने मायके चली गई। फिर मायके चले जाने के बाद उसने 125 का भरण पोषण का केस लगाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा बेटा तो हमारी फैक्ट्री में काम करता है, उसे 6,000 रुपये मिलता है, तो आपके 1,500 रुपये बन जाएंगे। जबकि वो बहुत बड़े लोग, इंडस्ट्रीज हैं उनकी, फैक्ट्री है उनकी, ऐसे लोग वो। तो उसने कहा कि नहीं, अब तो मुझे कमर कसना पड़ेगा। वो वापस फिर गई, उसने कहा मुझे एक अलग बंगला दीजिए, मैं अलग बंगले में रहूंगी। उसका पति वहां नहीं आता था, वो अलग बंगले में रहने लगी। तो उसके उसके ससुर रोज सांप छुड़वाते थे, जहरीले सांप, ताकि वो बच्ची को काट खाए। शराबियों को उसके घर में, शराब पिला के लोगों को, गंदे गंदे लोगों को उसमें घर में घुसा दे। मतलब उसने जब बताया अपनी पीड़ा रो रो के, वो लड़की के पूरे समय से आंसू छलके इतना वो रोई, और उसने इस तरीके से बताया कि सिर्फ बेटी मुझे क्यों हुई, इसलिए इन्होंने मुझे इतनी प्रताड़ना दी। मैडम, प्रताड़ना की पराकाष्ठा उसके साथ हुई है। फिर हम लोग ने डिसीजन लिया, हमने तो इतना उसके ससुर और पति को इतना हमने बोला, इतनी बातें हमने सुनाई, इतना हमने उसको झुकाया कि वो बाद में इतना शर्मिंदा हुआ। उसने माफी मांगी आयोग के सामने, और उसने उस बच्ची के नाम से फैक्ट्री में आधा अधिकार उस बच्ची को दिया, आधा हक फैक्ट्री में रहेगा उसका, और उनके जितने भी उनके प्रतिष्ठान हैं उसमें उस बच्ची के आधा हक हमने दिलवाया, और आज वो बच्ची अच्छे से शान से अपने घर में रह रही है। तो इस तरीके से बहुत केस हैं, जो हमने 21,000 केस आज तक हमने सुने हैं, जिस पे हमने वर्क किया है। उसमें से ऐसे दिल दहलाने वाले कई केस हैं, जिसमें बच्चियों को इतना पीटते हैं उनके परिवार वाले, पति इतना पीट के दरवाजे बंद करके चला जाता है। इवन जब वो उसको टॉयलेट आती है तो वो पॉलिथीन में करती है, पन्नी में जो पॉलिथीन होती है उसमें वो टॉयलेट करती है। इतना उसके साथ प्रताड़ना दी जाती है सिर्फ दहेज के लिए। ऑफिसों में महिलाओं को, कार्यस्थल पे भी कई महिलाओं को बहुत प्रताड़ना है। उनके अधिकारी उनसे कुछ और उनसे मांग करते हैं, और वो मांग पूरी नहीं होती तो उनको दूसरे तरीके से प्रताड़ित करते हैं। ऐसे हमारे पास केस हैं। ऐसे केस हैं। मैं फिर वापस आता हूं आपके पॉलिटिकल कैरियर पर। पॉलिटिकल कैरियर, अब आप कह रही हैं कि लोकसभा का टिकट पार्टी देगी तो लड़ेंगे। सुना है कि आपने तैयारी अंदर ही अंदर शुरू कर दी है? देखिए, बिल्कुल करते हैं। जो भी चुनावी मैदान में उतरता है उससे पहले तैयारियां करनी पड़ती है, तो हम भी कर रहे हैं। तो संगठन में बात तो हुई होगी ना टिकट को लेकर? देखिए, संगठन में पहले हम लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, हम अपनी दावेदारी पेश करते हैं, और वो हमने कर दी है। और उसके बाद फिर संगठन फैसला लेता है, चयन समिति होती है, उसमें फैसला होता है। लोकसभा का टिकट ऐसे ही थोड़ी मिलता है जब तक कोई दमदार नेता पीछे से आपको सपोर्ट ना करे। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कुछ अलग गाइडलाइंस रहती हैं, और उसमें हमारा संगठन हर व्यक्ति के लिए सोचता है, उसके किए गए कामों को सोचा जाता है, और फिर चुनाव लड़ने की अलग अलग बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सबको देखते हुए फिर टिकट दिया जाता है। और हमें विश्वास है कि हमारे संगठन हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। आपके लिए अच्छा सोचेगा। मैं एक सवाल इसी संदर्भ में करता हूँ, आप
अपना पॉलिटिकल गुरु किसे मानती हैं? देखिए, हमारे जैसे जब मैंने राजनीति शुरू की है तो मैंने अपना आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी। वो तो सभी भारतीय जनता पार्टी वाले यही कहते हैं। तो उन्होंने हमें उनको देखते हुए और उनके काम देखते हुए हम लोग उसी लाइन पे हम लोग चले जा रहे हैं। आज अभी तक चले जा रहे हैं। 23 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया हमारा। हम 23 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, सुषमा दीदी को भी हम लोग बहुत मानते हैं। उनको देख के ही हम लोग उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना एक क्षितिज को उन्होंने छुआ है, तो उन्हीं का अनुसरण भी हम करते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत तेजी से बदली। जनता ने सरकार बदल दी, कांग्रेस ने कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया और भाजपा में भी बहुत कुछ बदल गया। एक युग का अंत हो गया और जो दूसरी पीढ़ी जो इंतजार कर रही थी और उसको लगभग मौका दिया। तो ऐसे हालात में क्या लता वानखेड़े अब अपने आप को और ज्यादा पावरफुल मानती हैं? देखिए, मैं अपने आप को पावरफुल मानूं, ये कोई बात नहीं है कि मैं अपने आप को ऐसा मानूं कि मैं पावरफुल हूं। संगठन के जो दिशा निर्देश होते हैं उसका हम पालन करते हैं। आज हमारे पास ये दायित्व है महिला आयोग का, 20 तारीख के बाद से हम फ्री हैं। उसके बाद हमारे संगठन हमें जो दायित्व देगा उसको हम करेंगे और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि जो संगठन अब धीरे धीरे बदल रहा है, अब प्रदेश अध्यक्ष की भी सुनने में आ रहा है कि नियुक्ति होगी, गोपाल भार्गव जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो ये दूसरा खेमा, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा खेमा फ्रंट लाइन पे आ रहा है। और जो फ्रंट लाइन के जो लोग थे उन्हें धीरे धीरे या तो केंद्र की तरफ लेके जा रहा है या उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में आप अपने आप को अब कैसे देखेंगी? क्योंकि क्या नया ये पुराना खेमा आपके लिए ज्यादा बेहतर था या जो अब नया खेमा आ रहा वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा? देखिए, हमारे साथ ऐसा नहीं रहा। हमने हमेशा शुरू से संगठन में काम किया है और संगठन ने हमें जो दायित्व दिया है उसको हमने पूर्ण निष्ठा से निभाया है और आगे भी संगठन हमें जो दायित्व देगा हम उसको पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे। हमने कभी इस तरीके की राजनीति नहीं की, हम कभी इस तरीके से किसी खेमे या इसमें नहीं रहे। हम तो संगठन के सिपाही रहे और संगठन ने हमें जिसका जो जहां काम सौंपा हमने वो किया है। आपने वो किया है। आप सागर संसदीय क्षेत्र को किस निगाह से देखती हैं? सागर संसदीय क्षेत्र बहुत अच्छा संसदीय क्षेत्र है और हम शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद रहे हैं। जब से हमने यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में कदम रखा, जब से हम देख रहे हैं कि सागर में भारतीय जनता पार्टी का भी सांसद रहा है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही यहाँ से बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी लता वानखेड़े को ही टिकट क्यों दे? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी लता वानखेड़े को ही टिकट दे, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि हम इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। सागर में भी हमने बहुत काम किया है। हम 2 बार यहाँ से महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। हमने एक मंडलों तक अपनी पकड़ बनाई है। हर मंडल में जितने भी 29 मंडल हैं वहाँ पे हम गए हैं, हमने वर्क किया है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों में हमने 4 बार दौरा किया है और अभी मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष होने के बाद हमने पूरे मध्य प्रदेश का 2 बार दौरा किया है। ऐसा हमने पूरे मध्य प्रदेश में 6 बार एक जिले में हम गए हैं। इवन ब्लॉक स्तर तक हम गए हैं और हमने अपना जो काम है, हमें जो भी दायित्व मिला उसको हमने पूर्ण समर्पण भाव से निभाया है। इसलिए हमें अपनी पार्टी पे विश्वास है कि हमारी पार्टी हमारे उस कार्य को देखते हुए, हमारे उस समर्पण को देखते हुए और एक भारतीय जनता पार्टी में महिला होने के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि महिलाओं को भी आगे लाना है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है और महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाना है, तो उस रो में हम भी अपने आप को पाते हैं। प्रदेश संगठन भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको खूब मौका दिया, लेकिन सागर जिले में कई सारे लोग ऐसे हैं, माना यह जाता है कि वो ये चाहते हैं कि लता वानखेड़े को किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन लता वानखेड़े रुकती नहीं है। क्या राजनीतिक फंडा अपनाती हैं? अपना कौन सा सूत्र है, पॉलिटिकल सूत्र? सिर्फ काम करती हूँ, बिना किसी के ना दबाव में रहती हूँ, ना किसी के गुट में रहती हूँ, बिना गुटबाजी के सिर्फ संगठन के जो सूत्र हैं उसको अपनाते हुए संगठन की विचारधारा पे, संगठन की लाइन पे लगातार चलती हूँ। बस यही एक है जिसके दम पे आज हम यहाँ हैं। लता जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, महिलाओं के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें हमारे माध्यम से तो ज़रूर दें। बिल्कुल, मैं तमाम नारी शक्ति को कहना चाहती हूँ
कि आप अपने कर्म को समझें, अपनी शक्ति को पहचाने। नारी के पास बहुत शक्ति है। यदि उसने ठान लिया कि उसे मंजिल तय करना है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसको कोई किसी तरह की बाधाएं उसके मार्ग में नहीं आ सकती। क्योंकि मैं स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैंने बहुत निचले स्तर से राजनीति की है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे किसी मुकाम पे जाना है तो मैं उस ओर शनि शनि बढ़ रही हूँ। मैं तमाम नारी शक्तियों से को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहचाने, और आप में यदि दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति है तो आप उसको पा सकती हैं। आज मैं महिलाओं के लिए बस इतना ही कहूंगी, जैसे कि मुझे जयशंकर प्रसाद की वो पंक्तियां याद आती हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत पगतल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन मैं आज के परिवेश में महिलाओं से कहना चाहती हूं कि नारी तुम केवल श्रद्धा नहीं हो, तुम केवल श्रद्धा नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम दुर्गा हो, तुम कालरात्रि हो, तुम सीता हो, तुम संध्या हो, तुम सावित्री हो, तुम इंदिरा हो, तुम सुषमा स्वराज हो, तुम निर्मला सीता रमण हो, और ब्रह्मांड की कल्पना भी तुम ही हो। तुम सब कुछ हो, बस बशर्त तुम्हें आवश्यकता अपने आप को पहचानने की। बस यही संदेश मैं महिलाओं को देना चाहती हूँ कि अपने आप को पहचानो और कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो, आपको मुकाम जरूर हासिल होगा। लता वानखेड़े साहिबा, आप 1 to 1 विद तारिक में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह अपनी सियासत में आगे बढ़ें, सागर का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी तमाम टीम की शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी लता वानखेड़े साहिबा, जो अब रिटायर हो रही हैं राज्य महिला आयोग के पद से। रिटायर तो नहीं बल्कि कार्यकाल उनका अब समाप्त हो रहा है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टनटनाइए, ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।